उदासियों का ये मौसम बदल भी सकता था, उदासियों का ये मौसम बदल भी सकता था, वो चाहता तो मेरे साथ चल भी सकता था, और वो शख्स तूने जिसे छोड़ने में जल्दी की, वो शख्स तूने जिसे छोड़ने में जल्दी की, तेरे मिजाज के सांचे में ढल भी सकता था। आदावर से दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आइए एनालिसिस करते हैं। ये पर्चा है यूपीएससी उर्दू ऑप्शनल के 2024 में जो इम्तहान हुआ है उसका पर्चा है ये, ठीक है। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेपर फर्स्ट है, ठीक है। तो इसका एनालिसिस करने वाले आप लोग देखे ही होंगे कि क्या क्या सवाल पूछे गए हैं, तो आज मेरे साथ देखिए। असल में ये वीडियो बहुत लेट से बन रहा है, क्योंकि जब इम्तहान हुआ था उस वक्त मैं बहुत मसरूफ था, तो मैं अब बना रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। आप ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से सब जानते ही हैं कि कितने सवाल के जवाब देने हैं, तो ये सब यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अपना ये पढ़ लीजिए आप, और हम चलते हैं सवालात देखते हैं, ठीक है। यहाँ सेक्शन ए है, सेक्शन ए। देखिए, एक नंबर में सवाल पूछा है कि हस्ब ज़ैल सवालों के जवाब लिखिए। हर सवाल का जवाब तकरीबन 150 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। तो अब यहाँ देखिए कि 5 सवालात हैं, और एक सवाल का वैल्यू देखिए, फिर यहाँ पे 10 मार्क्स हो जाता है। 150 वर्ड्स में ही लिखने हैं। ये पाँचों सवालात के जवाबात आप लिखेंगे, तभी आपका एक सवाल मुकम्मल होगा, और ये कंपल्सरी होता है। यहाँ आपने देखा होगा कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 आर कंपल्सरी, ठीक है। तो जो है देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आसान सवालात हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सवालात हैं सारे। उर्दू ज़बान की इब्तदा और इसके इर्तकाई मराहिल पर रोशनी डालिए, ठीक है। 10 मार्क्स का है। तो इब्तदा कैसे होती है और इसका डेवलपमेंट किस तरह से होता है, उसको आपको लिखना है, और जानते ही होंगे, लिखने आना चाहिए, बाकी और सब बढ़िया रहेगा। वस्ती हिंद आर्याई के मुख्तलिफ अदवार का जायजा लीजिए। देखिए कितना अच्छा सवाल पूछा है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि प्राकृत जबान का यहाँ पे चलन था, और जो है पाली जबान शुरू जमाने में बनी, फिर प्राकृत, तो इस तरह से चलता रहा। आप पढ़िएगा डिटेल में, ठीक है। अभी मैं आप लोगों के लिए एक किताब भी लिख रहा हूँ, जिसमें बहुत ही अच्छे से मैंने लिखा है, और आधा हो चुका है, आधा होना बाकी है। हो सकता है कि फरवरी के पहले हफ्ते में छप के भी आ जाए, ठीक है। तो जो है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सी नंबर देखिए, उर्दू पर ब्रिज, पंजाबी और दीगर बोलियों के असरात पाए जाते हैं, इस कॉल की वजाहत कीजिए। तो यहाँ पर आपको ब्रिज के कुछ वर्ड्स आपको रखने होंगे, पंजाबी के कुछ वर्ड्स रखने होंगे, ठीक है। अब दीगर बोलियों में और भी आप जोड़ सकते हैं, हरियाणवी के कुछ वर्ड्स रखिए, और इसके अलावा हरियाणवी है, खड़ी बोली है, ठीक है। तो इन सारी बोलियों के कुछ वर्ड्स आपको रखने हैं मिसाल देने के लिए। अगर मिसाल नहीं देंगे तो मज़ा नहीं आएगा, और ये बात ठीक से साबित नहीं हो पाएगी कि उर्दू पर इन बोलियों के असरात है। तो आपको अच्छे से मिसालों के साथ साबित करना है, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ है नहीं, और लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे कि जो है, बताएंगे बाद में कंक्लूजन, ठीक है। अब देखिए डी नंबर, उर्दू जबान की इस्लाह के सिलसिले में जो कोशिशें की गई हैं उनका जायजा लीजिए। अब शुरू जमाने से आप देखेंगे, अगर आप हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर पढ़े होंगे, तो किस तरह से इसमें जो है इस्लाह होते गए, इस्लाहात होते गए शुरू जमाने से ही। हातिम के ज़माने से ही आप देखेंगे कि जो है यहाँ गोई का चलन था, तो वहीं से आप देखेंगे स्टार्ट होता है, और उससे पहले भी आपको मिलेगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। उसके बाद कई तहरीकें हुई जिसने कि उर्दू ज़बान में इस्लाह किया, तो वो सारा डिटेल आपको लिखना है यहाँ पॉइंट वाइज, ठीक है। देखिए ई नंबर के कदीम हिंद आर्याई दौर की मुख्तलिफ बोलियों और ज़बानों, ठीक है, बोलियों और ज़बानों पर इजहार ख्याल कीजिए। तो कदीम हिंद आर्याई दौर में आप जानते ही होंगे कि संस्कृत आई, वैदिक संस्कृत, फिर टकसाली शुद्ध संस्कृत। बोलियों का आप देखेंगे तो अदिची है, मध्य प्रदेशी है, और इसके अलावा प्रशाची है। तो ये 3 बोलियों का आप ज़िक्र कर सकते हैं, हालाँकि बहुत सारी बोलियाँ हैं, लेकिन ये 3 अहम बोलियाँ हैं। तो आप ये तीनों का ज़िक्र यहाँ कर सकते हैं। क्वेश्चन्स आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि आपको रिसर्च करके ला के लाना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें हैं किताब में, कुछ कोई भी नया सवाल नहीं है। अब यहाँ से 2 नंबर स्टार्ट होता है। स्पेशल सवाल के जवाब लिखिए। ए नंबर देखिए, ए है, बी है और सी है। तो ए नंबर देखिए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू के इब्तदाई नुकूश को ब्रिज भाषा में तलाश किया है। बिल्कुल किया है। आप उनकी इस कोशिश से किस हद तक इत्तेफाक रखते हैं, ठीक है। अब कोशिश लफ्ज़ है, और राय होता तो एक अलग बात होती है कि आप उनकी राय से किस हद तक इत्तेफाक रखते हैं। उन्होंने कोशिश किया है, तो यहाँ पे थोड़ा-सा बैलेंस बना के रखना है, लिखना होता है। जैसे बैलेंस किया, तो हम जो है ये भी नहीं पूरी तरह से क्लियर करेंगे अपने आंसर में कि उर्दू जो है खालिस ब्रिज भाषा से निकल के आ गई है, ऐसा भी नहीं कहेंगे। और ये भी नहीं कहेंगे कि भाई ब्रिज भाषा का असर उर्दू पर है ही नहीं, ठीक है। तो हम ऐसा लिखना है कि ब्रिज भाषा के असरात पाए जाते हैं, और उनकी जो तलाश है, ये एक कामयाब तलाश है कि उन्होंने सबसे पहले जो है तलाश करने की कोशिश की, और बाद में तहकीक से आप मसरूर हुसैन खान तक लाके आप जोड़ दीजिएगा कि जो है जदीद तहकीक से ये बात सामने आई है। और हालांकि हम जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की इस कोशिश को पॉजिटिव लेते हैं, और उनकी ये कोशिश का हम एहतराम करते हैं कि उन्होंने पहले पहल जो है उर्दू में ये तलाश करने की कोशिश की कि उर्दू ज़बान किन बोलियों से बन के आई है, किन बोलियों के असरात उर्दू ज़बान पर है, ठीक है। तो जो है यह लिखने से ताल्लुक़ रखता है। इसमें आपको, अब मैं आपको यहाँ पे कैसे बताऊँ कि भाई कैसे लिखना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे, आप लिख के भेजिएगा हमें, तो मैं आपको बताऊँगा कि क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, और कहाँ से शुरू करना है, ठीक है। ब्रिज भाषा कहाँ तलाश किया, देखिए इनकी किताब है,
उर्दू के इब्तदाई नुकूश को भी भाषा में तलाश किया। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब अब हयात है, तो आप उसमें देखिएगा कि दिबाचे में मिलेगा आपको। इतनी बात तो हर शख्स जानता है। इस तरह से स्टार्ट होता है दिबाचे में, ठीक है? आप पढ़ लीजिएगा निकाल कर। बी नंबर देखिए, उर्दू की इब्तदा से मुताल्लिक मुख्तलिफ नज़रियात की वजाहत कीजिए। तो एक ही में कंबाइंड दे दिया है। किसी एक माहिर लिसानियात के नज़रिया को डिस्कस करने नहीं कहा है, बल्कि कंबाइंड सबों का दे दिया है कि उर्दू की इब्तदा से मुताल्लिक मुख्तलिफ नज़रियात का जायज़ा लीजिए, यानी सारे नज़रियात का जायज़ा लीजिए। तो आपको बहुत ही मुख्तसर में छोटा-छोटा करके सारे नज़रियात को बता देंगे और आखिर में मसूद हुसैन के नज़रिया को ऑथेंटिक बता देंगे, ठीक है? अब सवाल आपका मुकम्मल हो जाएगा। वजाहत कीजिए, वाज़ह से वजाहत माने ज़ाहिर करना, ठीक है? देखिए सी नंबर के उर्दू रस्मुल ख़त की खूबियाँ बयान कीजिए, ठीक है? और बताइए कि दीगर ज़बानों की रोशनी में क्या कुछ तब्दीली दरकार है? उर्दू रस्मुल ख़त की खूबियाँ बयान कीजिए, एक सवाल का टुकड़ा हुआ। और बताइए कि दीगर ज़बानों की रोशनी में क्या कुछ तब्दीली दरकार है? अब यहाँ पे क्या कुछ तब्दीली दरकार है, ये भी कह रहा है कि आप बताइए, ठीक है? तो खूबियाँ जो है लिखा हुआ है, पॉइंट वाइज़ आपको लिखना है क्या-क्या खूबियाँ हैं इसकी। बहुत सारी खूबियाँ हैं, 10-15 खूबियाँ हैं, उनमें से आप 4-5 को आप लिख सकते हैं। और मैं आपको बताऊँगा, अगर हमारे पास आप ज्वाइन करते हैं तो आप बहुत ही अच्छे से इस सवाल के इस क्या सारे सवालात के जवाबात मैं करवाना चाहूँगा, ठीक है? तो ये सवाल बहुत अच्छे से इसका जवाब तैयार करवा दूँगा आपको। ठीक है, तो जो है अब आगे बढ़ते हैं। आप कहेंगे बस पढ़ते ही जा रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर नहीं सकता हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ। एक-एक सवाल पर एक-एक क्लास लगेगा, तभी क्लियर होगा। यहाँ तो बस पढ़ते जा रहा हूँ और देखिए आप भी। 8 नंबर सवाल देखिए, हँस-वजह सवाल के जवाब लिखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये 20 नंबर का है और ये दोनों 10-10 नंबर का है, और ये तीनों करेंगे तब एक सवाल 8 नंबर का पूरा होगा। देखिए, मुल्ला वजी के शेरी व नसरी खिदमात का अहाता कीजिए। ये मुल्ला वजी जो है ये एक तो जब आप साउथ में जाएँगे तो एक तो मुल्ला वजी और एक दूसरे साहब हैं कुली कुतुब शाह। तो अभी 1 आध साल पहले कुली कुतुब शाह के यहाँ से भी सवाल पूछा था। तो साउथ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है? वहाँ से भी सवालात पूछे जाते हैं। और ज़रा-सा आपको नॉर्थ हिंदुस्तान से मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इधर नॉर्थ हिंदुस्तान में रहते हैं, तो इसी वजह से। वहाँ की उर्दू थोड़ी मुख्तलिफ है। वहाँ की उर्दू को एक मुद्दत तक हिंदवी ही कहा जाता था। तो देखिए, मुल्ला वजी किताबों के नाम वगैरह आपको याद रखने हैं, आप जानते ही होंगे। सबरस इनकी बड़ी मशहूर किताब है, और शेरी और नसरी। तो आपको मालूम होगा कि नसरी तो है ही, और शेरी भी कोई किताब है। इनकी शेरी किताब कौन-सी है? कुतुब मुश्तरी का नाम सुने ही होंगे आप, मुल्ला वजी की बड़ी मशहूर किताब है। तो इन सारी बातों का यहाँ पे ज़िक्र करना है कि क्या इनके नसरी व शेरी व नसरी खिदमात है। ठीक है? आराम से हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और देखिए आगे कि वली दक्कनी की शायरी पर एक मज़मून लिखिए। उर्दू शायरी के बाबा आदम कहे जाते हैं। या दक्कनी शायरी के इब्तदाई खद-ओ-खाल वाज़ह कीजिए, या कर दिया है। ठीक है? तो एक ही में 2 सवाल दे दिया ऑप्शन बना के, या तो आप ये लिखिए या इधर से ये लिखिए। ठीक है? तो अब जो साहब ने पढ़ा है तो अब लिख ही सकता है। अब दक्कनी शायरी लेंगे तो ये ज़रा-सा बड़ा-सा हो जाता है कि आपको कई शोरा का यहाँ पे ज़िक्र करना होगा, किस तरह की शायरी होती है, मिसाल भी देना पड़ेगा अलग-अलग शोरा के यहाँ से कि इस तरह की शायरी हुआ करती थी। खद-ओ-खाल पूछा है ना? लेकिन अब देखिए, अगर हम सिर्फ़ वली दक्कनी पर एक मज़मून लिखते हैं उनकी शायरी पर, तो ये हमारे लिए आसान होगा लिखना, ठीक है? एक शायर को हम फ़ोकस कर रहे हैं तो वहाँ से उठा लेंगे। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि आपको जो है ना सारे शोरा के चंद कलाम याद रखने होंगे, ठीक है? चाहे कुली कुतुब शाह हो, वली दक्कनी हो, या फिर मुल्ला वजी ही क्यों ना हो, कुतुब मुश्तरी से चंद अशआर याद कर लीजिए। क्योंकि अगर आप अशआर लिखेंगे तो वहाँ पे लोगों को लगेगा, जो भी आपके प्रोफ़ेसरान हज़रात हैं, जो कॉपी आपकी रोशन करेंगे, कि ये बंदा पढ़ा है, ठीक है? देखा है, किताब पलटा है। ये उनको बताना बहुत ज़रूरी होगा, अपने आंसर से बताना है कि हम पढ़ कर के आए हैं और हम पढ़े हैं, किताब को खोल के देखे हैं। तभी आपको मार्क्स आएगा। और घिसी-पिटी बातें इधर से उधर से ला करके आप यहाँ पे थोप देंगे तो उसमें ज़्यादा मज़ा आने वाला है नहीं। देखिए, दक्कन में उर्दू शायरी पर मज़मून लिखते हुए वाज़ह कीजिए कि किस तरह दक्कनी शायरी ने शुमाली हिंद की उर्दू शायरी को मुतासिर किया। अब ये एक वैसा सवाल है कि आपको लिखने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है? लेकिन मज़ा तो तब आएगा ना कि जब आप जानेंगे तभी मज़ा आएगा। ठीक है? तो दक्कन में उर्दू शायरी आपको पता ही होगा कि बाद में शुरू होती है, और साउथ हिंदुस्तान में जनूबी हिंदुस्तान में पहले से ही वहाँ पे शायरी हो रही थी। कुली कुतुब शाह पहले जो है साहिब दीवान शायर हुए। उस ज़माने में अच्छी शायरी हो रही थी, तो बहुत बाद में कोई 1719-20 के आस-पास वली साहब खुद आए, दीवान भी आया, तो इस तरह से यहाँ पे बाद में शायरी शुरू होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर का सवाल ये 3 था ना? हाँ, नहीं 8 है ये, तो 8 है तो ये 9 हो गया, ठीक है? देखिए 1 नंबर में क्या पूछ रहा है कि उर्दू में शामिल दूसरी ज़बानों के अल्फ़ाज़ ने उर्दू को बासरवत किया है, बहस कीजिए। आराम से बहस कर लेगा, हज़ारों ज़बानों की यहाँ पे अल्फ़ाज़ आपको, हज़ारों ज़बानों के अल्फ़ाज़, हज़ारों तो नहीं 5 आप दिखा दीजिएगा, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है? मैं करवाया था बहुत सारे अल्फ़ाज़ ऐसे, जैसे साबुन वग़ैरह है, ये सब, बाल्टी वग़ैरह है, तो ये सब जो है आप देखेंगे कि दूसरी यूरोपीय ज़बान से आया हुआ है। आप देखेंगे कि वो कौन-सी ज़बान है, पुर्तगीज़ लैंग्वेज। साबुन वग़ैरह, बाल्टी वग़ैरह सब उधर से आया हुआ है, उर्दू में आराम से इस्तेमाल होता है। हिंदी तो है ही, संस्कृत तो है ही ना, बाकी आप देखेंगे दूसरी ज़बानों के भी तो 5-7 ज़बान का अल्फ़ाज़ दिखा देंगे। वैसे ही पंजाबी ज़बान है, तो पंजाबी का भी दिखा सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप क्या कर सकते हैं इसमें, जो है मैं यहाँ पे बताऊँगा तो आपको होगा नहीं क्लियर, जब तक कि अच्छे से डिटेल में ना बताया जाए।
ठीक है? अब ये बी नंबर देखिए, सवाल पूछ रहा है कि उर्दू का रस्मुल ख़त अरबी व फ़ारसी रस्मुल ख़त की तौसीई शक्ल है। ठीक है? तो अब देखिए कि इसी के वसत से ये बनी कि अरबी और फ़ारसी रस्मुल ख़त की तौसीई शक्ल है। तो ज़ाहिर है कि इसमें कोई शक है नहीं कि बिल्कुल है। उर्दू का रस्मुल ख़त पर जो है अरबी और फ़ारसी का बहुत ज़्यादा असर है। कुछ द्रविड़ी है तो जो उसको भी यहाँ पे बता देना है ड़ और उस तरह से जो ड इस तरह की जो आवाज़ें हैं रस्मुल ख़त में आप देखेंगे, तो ये जो है द्रविड़ी से आया है और ये पॉइंट वाइज़ आपको जो है बताने हैं कि अरबी से ये सारे आए हुए हैं, फ़ारसी के ये सारे असरात हैं और द्रविड़ी के ये सारे हैं, तब वहाँ पे कंपेयर करा के आपको दिखाना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि उर्दू रस्मुल ख़त इसकी तौसीह शक्ल है, यानी कि ज़्यादा असर अरबी फ़ारसी का है। ठीक है? मिसाल दे करके फिर आप इस जवाब को लिख सकते हैं बड़े आराम से। हमारा 3 तारीख से 3 जनवरी से पेड कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर हमारे पास आप ज्वाइन करते हैं, तो ये सारे सवालात बहुत ही आसान होंगे आपके लिए और इसके अलावा रस्मुल ख़त से दूसरा सवाल यहाँ पूछा गया ऊपर, तो वो भी आपके लिए बहुत ही आसान होगा। क्योंकि मैं सारा करवाऊँगा, डिटेल में बताऊँगा मैं, ठीक है? मेरा जो भी स्टूडेंट होता है, गाइडेंस लिया तो उनको एग्ज़ाम में जो है दिक्कत नहीं आती है। ऐसा नहीं हो सकता है कोई सवाल पूछा और उनको ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है? एक आध भले मिस हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100%, लेकिन जो है मोस्टली नहीं ऐसा होता है कि जो है दिक्कत हो उनको। अगर उसने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लिया है, तो उतने ही वक़्त में लिखने का, तो उनका सवाल छूटता नहीं। अब यहाँ सेक्शन बी स्टार्ट होता है। देखिए, सेक्शन बी में आप जाएँगे कि आप जैसा अभी आपने देखा कि सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन और सेक्शन बी का ये 5 नंबर का क्वेश्चन, ये दोनों क्या है? कंपल्सरी है। यहाँ पे कंपल्सरी तो आपको उसी तरह से यहाँ पे 5 सवालात हैं जिसमें से कि जिनमें से आपको एक का वैल्यू 10 है। तो पाँचों करेंगे तभी जो है एक 5 नंबर का सवाल ज़रूरी होगा, इसको हम छोड़ नहीं सकते, ये कंपल्सरी। देखिए, ए नंबर में क्या है? उर्दू मसनवी के आगाज़ व इर्तिका पर रोशनी डालिए। सिंपल, ठीक है? इसमें क्या है कि जो भी असनाफ़ अदब है, उन असनाफ़ अदब की इब्तिदा इर्तिका आपको जानने हैं, ठीक है? और कुछ नहीं। जदीद गज़ल के इम्तियाज़ात व मेयारात वाज़ह कीजिए, मेयार से मेयारात वाज़ह कीजिए। तो ठीक है, वाज़ह कीजिए। जदीद गज़ल कैसे जो है शुरू ज़माने गज़ल से मुख्तलिफ है, इससे क्या मेयारात मतलब मेयार क्या, स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है? तो बहस का मौज़ू है एक तरह से, देखिए कि उस पे आप डिटेल में बहस कर सकते हैं, लेकिन डिटेल में जाना नहीं है। लिमिटेड वर्ड्स हैं, 150 में ही आपको मुख्तसर करके, शॉर्ट करके लिखना है, कॉम्पैक्ट करके लिखना है। इन्फॉर्मेशन छूटना नहीं चाहिए, बातें सारी आ जानी चाहिए, तभी मज़ा है। एक-एक सेंटेंस बिल्कुल शोधा हुआ होना चाहिए। कोई भी एक सेंटेंस गैर ज़रूरी ना हो, कोई ऐसा सेंटेंस ना हो कि जिसमें हम कोई इन्फॉर्मेशन ना दे रहे हों, ठीक है? देखिए सी नंबर, उर्दू में दास्तान की रवायत बयान करिए, कोई भी कर लेगा, बच्चा भी कर लेगा। उर्दू के अहम इंशाइया निगारों का तारुफ़ कराइए, ठीक है? तो आपको याद रखने हैं कुछ अहम इंशाइया और इंशाइया निगार दोनों याद रखने हैं, तभी आप जो है निमट सकते हैं इस तरह के सवाल को से। देखिए कि उर्दू सवानह निगारी में अल्लामा शिबली नोमानी की खिदमत का अहाता कीजिए। तो शिबली नोमानी की किताबों के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है? और सवानह निगारी में इन्होंने क्या कुछ किया है, किस तरह से जो है इन्होंने लिखा और इससे पहले कैसा था, तो वो पूरी डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी है। शिबली नोमानी से आप वाकिफ़ ही होंगे। इनकी किसी एक किताब का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हमें समझ आए कि आप जानते हैं शिबली नोमानी साहब को। देखिए 6 नंबर हसब ज़ैल सवालों के जवाब लिखिए। दबिस्तान दहली के शेरी खुसूसियात तफ़सील से बयान कीजिए। तो जो है आप जानते ही होंगे दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान दहली, दोनों में क्या फ़र्क है, कई बार फ़र्क पूछ देता है। तो बहुत डिटेल में आपके दिमाग में विज़न क्लियर रहना चाहिए कि हमें दबिस्तान दहली पूछेगा तो हमें क्या लिखना है, दबिस्तान लखनऊ पूछेगा तो हमें क्या लिखना है, ठीक है? तो कई पॉइंट्स हैं, 8-10 पॉइंट्स हैं, वो आपको ध्यान में रखना है, एक जगह लिख करके रखना है, ताकि इम्तिहान में पूछे। कई बार तफ़रीक पूछ देता है, फ़र्क बताइए, कई बार कोई जिस तरह से यहाँ देखिए दबिस्तान दहली के बारे में लिख दिया, तो कई बार कह देगा दबिस्तान लखनऊ के बारे में बताइए, ठीक है? देखिए यहाँ पे सवाल है कि उर्दू में तरक्की पसंद अदब की मकबूलियत के असबाब उजागर करिए। कि तरक्की पसंद अदब पहली बात तो किसको कहते हैं, ये तहरीक कहाँ से शुरू हुई, किसने शुरू किया, ठीक है? और तरक्की पसंद तहरीक से मुतासिर होकर जिस तरह का अदब मंजर आम पर आया, लोगों ने लिखा, तो वो अदब पॉपुलर क्यों हुआ, ठीक है? क्या उसमें ख़ास बात थी? तो इस तरह की बातें यहाँ पे लिखने की ज़रूरत है। आप सर सैयद की सहाफ़ती खिदमत का जायज़ा लीजिए। आप देखिए कि स्पेसिफ़िक करके पूछा कि आपको सिर्फ़ सहाफ़ती खिदमत का ही जायज़ा लेना है। वैसे अगर ऐसे गोल-मोल सवाल पूछता है कि सर सैयद की अदबी खिदमत का जायज़ा लीजिए, तो एक हमारे पास बड़ा-सा प्लेटफ़ॉर्म होता है कि हम बहुत कुछ लिख सकते थे, लेकिन स्पेसिफ़िक कर दिया कि हमें सहाफ़त जो सहाफ़ती खिदमत है, तो उन खिदमत को ही यहाँ पे फ़ोकस करना है, ठीक है? कई बार ये भी सवाल पूछता है कि उर्दू नस्र के फ़रोग़ में सर सैयद ने क्या कुछ किया है, क्या कारहाए नुमायाँ अंजाम दिया है? तो आप उस पर डिटेल लिखिए। तो यहाँ पे अब इससे समझ में आ गया कि कल को हम हमसे ये भी पूछ सकता है कि उर्दू नस्र की तरक्की में, इर्तिक़ा में सर सैयद साहब का क्या रोल रहा? यहाँ सहाफ़त के बारे में पूछा है, तो वो भी सवाल तैयार करके रखना है आपसे, ठीक है? देखिए 7 नंबर कि जो है मुकदमा शेर व शायरी की रोशनी में हाल ही के तनकीदी नज़रियात वाज़ह कीजिए। आप इस किताब को पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है? ये बहुत ही अहम किताब है और इस किताब को पढ़ेंगे तो कई तरह के सवालात से आप निमट पाएँगे, ठीक है? तो जो है इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि शायरी किस तरह की होनी चाहिए, तो डिटेल में है और यहाँ पे मैं आपको क्या बताऊँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। कि तनकीद की जामे तारीफ़ करते हुए कलीमुद्दीन अहमद की तनकीदी काविशों पर रोशनी डालिए।
ठीक है, तनकीद किसको कहते हैं। और इसके अलावा कलीमुद्दीन साहब की तनकीदी काविशों, इनका तनकीद किस तरह की तनकीद हुआ करती थी, क्या तनकीदी नज़रियात है इनके यहाँ, सबों का अलग-अलग होता है। तो इन्होंने तनकीद मतलब किस तरह से इन्होंने कहा है कि भाई उर्दू तनकीद को कैसी तनकीद होनी चाहिए, तो डिटेल में है यहाँ पे। आपको देने होंगे कुछ पॉइंट्स, इनकी किताब आप पढ़िए। ये किताब का नाम क्या है, उर्दू तनकीद पर एक नज़र। उस किताब को पढ़िएगा तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। एक वीडियो भी बना था जो कि अहम पॉइंट्स को मैंने उसमें बताया है, वो आपको अपना आंसर तैयार करने में बहुत ज़्यादा मुआविन साबित होगा वो वीडियो। ठीक है, सर्च कर लीजिएगा, होगा कहीं प्ले लिस्ट में। ऑडियो है दरअसल, और ऑडियो में ही मैंने डिटेल में बताया है। देखिए सी नंबर, उर्दू में तनकीदी दबिस्तानों का अजमाली जायजा पेश कीजिए। अजमाली जायजा, अजमाली यानी कंबाइंड, ठीक है, कि कितने तनकीदी दबिस्तान है, और कौन सा दबिस्तान तनकीद को किस नज़र से देखता है, तनकीद कैसी होनी चाहिए। तो हर दबिस्तान की खास बात है। अभी आपने जैसे सवाल पूछा है, दबिस्तान लखनऊ की शायरी कैसी है, ठीक है, उसी तरह से तनकीद के जो दबिस्तान है, तो उन दबिस्तानों में क्या कुछ खास है, कैसे एक दूसरे से अलग है वो, तो उन सारी बातों को बहुत डेप्थ में जाकर के आपको जानना होगा, तभी आप हर तरह के दबिस्तान, तनकीदी दबिस्तान का आप अजमाली जायजा ले सकते हैं। पढ़ना पड़ेगा आपको, पढ़ने से ताल्लुक रखता है, और जब तक आप डिटेल में एक एक पॉइंट को क्लियर करके नहीं बैठेंगे तब तक जो है दिक्कत हो जाएगी लिखने में। अब उर्दू है तो ये मत समझिएगा हम कुछ भी बीए और एमए का नोट्स ला के यहाँ लिख देंगे तो हमें मार्क्स आ जाएगा, तो ऐसा होगा नहीं। मार्क्स तो आएगा लेकिन आपके मन के मुताबिक मार्क्स नहीं आएगा। हम और आप और जितने भी लोग हैं, हमारा तो अब खत्म हो गई कहानी, बाकी जितने भी लोग पढ़ रहे हैं तो उर्दू ऑप्शनल क्यों रखते हैं, इसलिए ना रखते हैं कि हम यहाँ पे थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो हमें ज़्यादा मार्क्स आएगा। और आप जानते हैं सिलेक्शन दिलवाने में ऑप्शनल का अहम रोल होता है, इसलिए बच्चे ऑप्शन को पहले से और अच्छे से तैयार करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। अब जो जीएस का चारों पेपर है वहाँ तो आप समझ लीजिए कि बड़े-बड़े 30 मार्क को भी सोचना पड़ता है कि अगर ठीक-ठाक मार्क्स कैसे आए। वहाँ तो एवरेज नंबर ही आप अपने ज़हन में लेके चलिए कि वही आने वाला है। लेकिन उर्दू ऑप्शनल में अगर आपको ज़्यादा मार्क्स आएगा तो आपका रैंक भी ठीक-ठाक होगा और पास करने का भी चांस बढ़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दर्ज झेल उन्वान पर मजमून लिखने का कह रहा है। ये आखिरी सवाल है, इससे मजमून आप जानते हैं कि मजमून पूछता है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या-क्या मजमून है। कौमी यकजहती और उर्दू शेर व अदब, यानी उर्दू शेर व अदब ने कौमी यकजहती को किस तरह फ़रोग़ दिया, किस तरह प्रमोट किया। और क्या उर्दू ज़बान व अदब और मुशायरे, ये मुशायरे से क्या कुछ फ़ायदा पहुँचता है उर्दू ज़बान व अदब को, और मुशायरे ने क्या किया है उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए। अगर मुआविन है तो कैसे मुआविन है। कुछ मुशायरे आपको याद रखने हैं कि जो कि यादगार मुशायरा रहा है उस ज़माने का, जबकि ज़बान बहुत वैसी थी कि बहुत डेवलप्ड नहीं थी। तो जो है हल्का अरबाब ज़ौक़ का नाम सुने होंगे, अभी पूछा था, हालाँकि वो मुशायरा नहीं होता था, आदमी महफ़िल हुआ करती थी। तो जो है उन सारी बातों का इसमें ज़िक्र करना है कि मुशायरे से किस तरह उर्दू ज़बान व अदब को फ़रोग़ मिलता है। आज के ज़माने में तो मुशायरा को वैसा समझ आता है कि जो है ये उर्दू ज़बान के लिए कुछ नहीं है, यानी कि वैसे लोग मुशायरा करते हैं। तो ऐसा नहीं है, मुशायरे का भी अहम रोल है उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ में। ठीक है, और करंट से रिलेट करके कोई सवाल नहीं पूछा है 2024 में, पता नहीं क्यों, हालाँकि इससे पहले हमेशा ही पूछा है। सॉरी। देखिए लास्ट सवाल है, सी नंबर, उर्दू में खुतूत निगारी पर एक नोट। आसान है, बिल्कुल ही। खुतूत निगारी तो आपके सिलेबस में भी है। 2-2 खुतूत हैं गालिब साहब के और मौलाना आज़ाद साहब के। तो खुतूत निगारी की तारीख आपके ज़हन में रहनी चाहिए। अब सिलेबस ही वैसा है कि आप सिलेबस के सेक्शन ए में आप देखें कि आपकी ज़बान उर्दू कैसे बनी, ठीक है? और किन-किन मराहिल से, कहाँ-कहाँ से गुज़र करके आज ये ज़बान बिल्कुल फ्रेश होके आपके सामने आई है और इसके लिटरेचर को आप पढ़ते हैं। तो पहले आप ये जानिए कि ज़बान कैसे बन के तैयार हुई। सारे स्टेप्स, सारे मराहिल को डिटेल में पढ़ करके एनालिसिस करके आप ये जानें कि ज़बान कैसे बनी। और दूसरे सेक्शन में कि ज़बान के जो असनाफ़ हैं, ठीक है? अदब के जितने भी असनाफ़ हैं, अगर शेरी असनाफ़ को देखें, नस्री असनाफ़ को देखें, तो उन सारे असनाफ़ को का आपको ये मालूम करना है कि ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड स्कोप। स्कोप हालाँकि है नहीं वहाँ पे, इब्तिदा, इर्तिका और इम्कानात नहीं है, लेकिन इम्कानात भी आपको ज़हन में रखने हैं। वहाँ पे आपको लिखने आएगा और कंक्लूज़न वगैरह में कहीं पर आपको डालने होंगे, ठीक है? तो बस वैसे ही 2 सेक्शन में बँटा हुआ है पेपर फर्स्ट। एक तो आप ये जानिए सेक्शन ए में कि ज़बान कैसे बनी उर्दू, दूसरा ये कि उर्दू अदब के जितने भी असनाफ़ हैं, उन असनाफ़ की इब्तिदा, इर्तिका और इम्कानात को आपको अच्छे से जानिए। ठीक है, तो यही था कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में इक़्तिबासात होते हैं, नस्र और नज़्म दोनों से। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, और मैं आखिर में आपको याद दिला दूँ कि 3 जनवरी से हमारा पेड कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अभी वक्त है तो मैं अपना पढ़ा देता हूँ, और बाद में हो सकता है 2 महीने 3 महीने बाद वक्त ना रहे हमारे पास, मैं बिज़ी रहूँ, तो ऐसे 5-10 हज़ार के लिए जो है मैं अपना टाइम ख़राब नहीं करूँगा। अभी जो भी साहब इंटरेस्टेड हैं तो आप कर सकते हैं, 3 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। और कुछ लोगों ने अश्योर किया है और वो लोग खुद चाहते हैं कि हम करें, तो आपको भी मैं कह रहा हूँ, अगर आपको भी ज़रूरत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप करिए मेरे पास, बिल्कुल मत करिए, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है, आप चाहते हैं कि उर्दू ऑप्शनल का जो भी सवाल पूछे इम्तिहान में, तो वो मुझे आए इम्तिहान में लिखने के लिए, तो मैं इस लायक आपको बना दूँगा कि आप इम्तिहान में वो किसी भी तरीके का सवाल पूछेगा तो आप लिखने के लिए बिल्कुल सक्षम रहेंगे, कैपेबल रहेंगे। ठीक है? तो चलिए अब नेक्स्ट मिलते हैं किसी नए वीडियो में, और बहुत जल्द 1 आध दिनों के अंदर ही
मैं पेपर सेकंड पर भी वीडियो बनाऊँगा और सारे सवालात पढ़ूँगा। तो ये सवालात बहुत ही आसान पूछे गए हैं, एक आध रस्मुल खत वगैरह में आपको ज़रा-सा एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन लेने होंगे, स्टडी करने होंगे, बाकी वैसे हैं कि आपको अगर लिखने का आर्ट है अच्छे से, तो आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।